हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिफाई 2.0 पर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस नए पार्ट को बिना किसी देरी के। और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पड़ोस में अभी पार्टी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है। तो इसे छोड़कर हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। तो हमारा इस वीडियो की स्टार्टिंग यानी कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे एमसी अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में इनकारनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक पिग यानी कि एक फैटी बॉय के बॉडी में आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि आखिर ये क्या है, मैं यहाँ कहाँ आ चुका हूँ। और फिर हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बातें कर रहे थे कि क्या तुमने सुना है कि क्या वो बैक क्लैन का वो सबसे बड़ा बेटा वापस जिंदा हो चुका है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्या उसमें कुछ बदलाव आए होंगे। लेकिन मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मरने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है। शायद ये पहले से ही कोई नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुमने ये सुना है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके पास नेक्रोमेंसर की कुछ पावर्स हो सकती हैं। लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्या उसके पास कुछ ऐसी पावर्स होगी। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो अगर आपको ये बातें समझ नहीं आई तो मैं आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आगे सीधा चेंज होता है हमारा सीन और हमें एमसी की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था। वो कहता है कि आखिर ये क्या हो चुका है, मैं ये कहाँ आ चुका हूँ। मैं इस जगह से बिल्कुल भी फैमिलियर महसूस नहीं कर रहा हूँ। शायद मैं किसी पुरानी यानी एंशिएंट जगह पर आ चुका हूँ, और मुझे तो लगता है ये एंशिएंट चाइना है। एमसी कहते हैं कि आखिर मुझे ये समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं आखिर यहाँ पर पहुँचा कैसे। मुझे अच्छे से याद है कि मैं वहाँ पर उनके साथ फाइट कर रहा था और मैंने उस स्टोन को निगल लिया था, जिसके बाद मेरी आंखें खुली और मैं यहाँ पर था। लेकिन एमसी उसके बाद कहता है कि ये अपनी गालों को खींचते हुए बताता है कि मैं ये कैसे मान लूँ कि ये एक प्रोडिजी था। यहाँ पर मैंने सुना है कि ये बंदा जिसकी बॉडी में मैं आ चुका हूँ ये एक प्रोडिजी था, लेकिन मुझे इसकी बॉडी को देखकर लगता है कि इसने अपना ज़्यादातर टाइम खाने में, पीने में और लड़कीबाजी करने में ही गवा दिया। यहाँ तक कि इसने थोड़ी सी भी ट्रेनिंग करने की कोशिश नहीं की, और इसी की वजह से शायद ये आज मर चुका था। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होगी और मेरी बुरी, क्योंकि मैं इसकी बॉडी में आ चुका हूँ और शायद अब मुझे इसमें ही रहना होगा। फिर वो अपने बेड पर लेटते हुए सोचता है कि शायद ये उस बूढ़े मास्टर की वजह से हुआ है। तो गाइज मैं उस मास्टर का नाम भूल चुका हूँ, मैं उसकी पिक्चर तो डाल ही रहा हूँ साथ में, आप उसे देख कर बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो बंदा कहता है कि आखिर मुझे पता चली गया कि वो बूढ़ा मास्टर इसके पीछे इतना ज़्यादा पागल क्यों था। यही वजह थी क्योंकि वो रिइंकारनेट होना चाहता था। वो बूढ़ा मास्टर अपनी इस बॉडी को छोड़कर नई बॉडी चाहता था, लेकिन मैंने उसके इस सपनों को उसी के सामने तोड़ दिया और वो उसे कभी हासिल कर ही नहीं पाया। उसके बाद एमसी कहता है कि चलो छोड़ो, इसके बारे में मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर जिंदा कैसे रहना है उसे देखना होगा। मुझे इस अनजान जगह पर रहना सीखना होगा। फिर एमसी खड़े होते हुए कहता है कि वज़न तो मैं कभी भी घटा सकता हूँ, शायद अभी मैं अगर एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ तो शायद मैं अपना वज़न घटा सकता हूँ। लेकिन अचानक से वो खड़े होते हुए उसके मुझे सिस्टम की आवाज़ निकल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उसके सामने आ जाता है, जो कि कहता है कि होस्ट ने दोबारा लॉगिन करने की कोशिश की है, लेकिन एक एरर की वजह से ये रुक चुका है, क्योंकि होस्ट की बॉडी और सोल दोनों ही चेंज है और उसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और हम उसे डिटेक्ट कर रहे हैं नई इन्फॉर्मेशन को। लेकिन दोबारा से वो कहता है कि वार्निंग, आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, क्योंकि आपकी बॉडी और सोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन एमसी तो इसके साथ हम देखते हैं कि एमसी के सामने एक पैनल खुलता है, जिस पर उसे बताया जाता है कि उसके कुछ एबिलिटीज़ को लो कर दिया गया है और कुछ का लेवल्स को डिक्रीज़ कर दिया गया है, और इसके साथ ही उसकी लेवल को भी डिक्रीज़ कर 1 पर कर दिया गया है। और इसी के साथ हमें उसके सामने एक और पैनल को दिखाया जाता है, जिस पर लिखा हुआ था कि उसका लेवल क्या है, जो कि अब 1 हो चुका है, और उसकी बाकी एबिलिटीज़ भी दिखाई जाती हैं, जो कि सभी ई रैंक की हो चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी नेक्रोमेंसर एबिलिटी भी
बिल्कुल ई रैंक पर आ चुकी थी, जो कि लोवेस्ट रैंक है। और उसके बाद उसे बताया जाता है कि उसे दोबारा अपनी ट्रेनिंग को कर इन सभी को आगे बढ़ाना होगा और उनका लेवल अप करना होगा। फिर हमें वो सिस्टम दोबारा बताता है कि उसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ को लॉक कर दिया गया है, जिस पर एमसी उसे कहता है कि तुम सभी को लॉक कर दो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुमने लगभग सभी को लॉक कर दिया है। वैसे भी इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका मैं अब यूज़ कर सकता हूँ और जिनकी अब मुझे ज़रूरत है वो एबिलिटीज़ अभी भी अनलॉक हैं, इसलिए तुम उन्हें लॉक कर सकते हो, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है मुझे। फिर उसके बाद एमसी हमें बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मैं हमेशा से ही नेक्रोमेंसी अपनी एबिलिटीज़ पर ही हमेशा निर्भर रहा हूँ और मैंने इसीलिए क्लोज कम्बैट को हमेशा इग्नोर ही किया। मैंने सोचा कि क्यों ना उससे दूरी रहा जाए और इसलिए मैंने अपनी एबिलिटीज़ को ही यूज़ किया था। फिर एमसी कुछ देर बाद सोचते हुए कहता है कि क्या मैं अपने वर्ल्ड में दोबारा जा सकूंगा, जिस पर वो कहता है, खुद ही कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि अगर मुझे उस नेमलेस स्टोन को दोबारा ढूंढना है तो शायद मेरे पास उसके लिए कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं उसे ढूंढ सकूँ। अगर मुझे उसकी कुछ मिस्ट्रीज को और जानना है तो शायद मुझे मरना होगा, जो कि मुमकिन नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि 1 मिनट रुको, क्या शायद मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ, यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग है। हाँ याद आया, यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर है ही नहीं, इसका मतलब है कि शायद मैं अब उनसे बच सकता हूँ। आगे बताता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ते हुए बताई है, मैंने हमेशा उनसे साथ ही फाइट ही की और इस खून की जंग में हमेशा जीतता रहा, लेकिन हमेशा लड़ने के बाद ही जीत मिली। पर अब शायद मैं उससे बच सकता हूँ, शायद मेरे पास एक मौका है जिससे मैं उससे दूर रहूँगा। उसके बाद एमसी एक हंसते हुए बताता है कि अब मैं यहीं पर इसी बॉडी में रहने वाला हूँ और इसी बंदे की आइडेंटिटी के साथ, तो चलो अपने इस सफ़र पर चलते हैं। और अब एमसी इतना कहता ही है कि तभी 2 बंदे उसके कमरे में एंटर होते हैं, जिनमें से एक यंग मास्टर और एक सर्वेंट था। वो यंग मास्टर कहते हुए आ रहा था कि ओ तो तुम ठीक हो चुके हो, मुझे पता चला कि तुम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो चुके हो और मैंने सोचा कि तुम अभी भी बेड पर पड़े होगे, लेकिन तुम तो अच्छे से चल फिर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो सर्वेंट उसे रोक रहा था कि आप रुक जाइए, क्योंकि हमारा यंग मास्टर अभी भी आराम कर रहा है। उस सर्वेंट की रोकने की वजह से उस यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक सर्वेंट मुझे कैसे रोक सकता है, इसलिए वो उसे एक ज़ोरदार पंच मार देता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लग रहा था और वो दूर जाकर पीछे गिरता है। और यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और लेकिन हम तभी देखते हैं कि हमारा एमसी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, या तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जिस पर एमसी उससे पूछता है कि वैसे ये बंदा है कि है कौन, जिस पर वो बंदा यानी कि वो सर्वेंट उसे बताता है कि भाई हैं। लेकिन ये देखकर कि एमसी उसे इग्नोर कर रहा है, उस यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है कि आखिर तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। और तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जो कि हंसते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर ने इतना सब कुछ होने के बाद शायद अपनी मेमोरी खो दी हो, जिसकी वजह से वो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो एमसी का ब्रदर कहता है कि शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है। और हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि वो है रेड क्लाउड फैक्शन का लीडर, जो कि अब उससे मिलने के लिए आया था। वो लीडर उससे हाफ ब्रदर से कहता है कि आप उसे माफ़ कर दीजिए, यंग मास्टर को शायद आपको पहचानने में दिक्कत रही होगी। एमसी का इतना मजाक बनते देख वो पीछे से वो सर्वेंट कहता है कि गिल्ड लीडर आपको फैक्शन लीडर शायद आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि आप यंग मास्टर के सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपको इसका क्या अंजाम हो सकता है। इसके लिए लॉर्ड शायद आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डाल सकते हैं। जिस पर एमसी सोचते हुए कहता है कि मुझे पिछले कुछ दिनों में जानकारी मिली है, जिसके हिसाब से लॉर्ड यानी कि इसके पिता जिस बॉडी में मैं हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। लॉर्ड के बीमार होने के बाद अब उनकी कुर्सी यानी कि उनका पद अब खाली है, जिसकी वजह से अब उसके पद पर बैठने का हक सिर्फ इस बॉडी के ओनर का था। लेकिन ये बंदा इस बॉडी यानी कि मेरे सामने ही अब उस दूसरे यंग मास्टर यानी उसके हाफ ब्रदर को लॉर्ड कह रहा है, यानी कि ये मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बंदा यानी कि वो लीडर उस सर्वेंट को जवाब देता है कि शायद मैंने ये गलती से उन्हें कह दिया, क्योंकि उनके बीमार होने पर इन्होंने उसका पद संभाला था।
एमसी का हाफ ब्रदर और वो लीडर दोनों मिलकर एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, शायद इससे यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। उन दोनों को ऐसे हंसी मजाक करते हुए यंग मास्टर यानी कि हमारा एमसी और वो सर्वेंट दोनों देख रहे थे, लेकिन एमसी सोचता है कि आखिर ये कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये कहाँ से आए हैं। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ऐसी हंसी मजाक और उसका मजाक उड़ाने के बाद चलो अब चलते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है यहाँ पर। जिस पर हम देखते हैं कि वो जाते वक्त ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे, जिस पर एमसी को एक बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो पीछे से आकर उस पर एक अटैक कर देता है, जो कि अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जो कि उसने सीधे बेयर हैंड से किया था, जिसकी फोर्स से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि वो लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो एकदम से पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन एकदम से वो रुकता है और कहता है कि 1 मिनट, क्या उसने सिर्फ एक ब्लो मारा जिससे कि वो यंग मास्टर वो यानी कि हाफ ब्रदर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, भले ही उसने इसे सेंस ना किया हो, लेकिन वो एक कैसे बंदे से कैसे हार सकता है जिसने अभी तक ठीक से मार्शल आर्ट भी नहीं सीखी है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाफ ब्रदर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने कैसे उस पर एक अटैक किया है। वो अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करता है, यानी अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ कर एमसी की ओर हमला करने के लिए अपनी तलवार पर हाथ रखता है, लेकिन वो अपनी स्पॉट को निकाल पाता उससे पहले ही वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। हम देखते हैं कि एमसी उसके सामने खड़ा हुआ था, जो कि अपने अंदर से एक प्रेशर को रिलीज़ कर रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर उसका हाफ ब्रदर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। और हाफ ब्रदर को इतना डरता हुआ देखकर वो लीडर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, वो उस नॉर्मल से बंदे को देखकर कैसे डर रहा है। और तभी वो कुछ करता उससे पहले ही बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं, जो कि बाहर से उसे देख रहे थे, इसलिए वो दोनों वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं बिना किसी लड़ाई को किए हुए। यंग मास्टर कहता है कि फैक्शन लीडर, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें हम पर हैं, अगर हमने यहाँ पर कुछ किया तो शायद हम पर ही ये सिस्टम उल्टा पड़ सकता है। एमसी उनको ऐसे मन में बातें करते हुए देखकर कहता है कि क्या ये लोग अपने मन के अंदर ही बातें कर रहे हैं, यानी माइंड टू माइंड, जिस पर वो कहते हैं कि क्या ये वही टेक्निक है जिसे मैंने उस मार्शल आर्ट बुक में देखा था, शायद ये वही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे वहाँ से आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे थे और इससे उन पर भी खुद पर खतरा आ सकता था। उनके जाने के बाद एमसी एक राहत की सांस लेता है और वो बंदा यानी कि उसका सर्वेंट कहता है कि थैंक गॉड्स वो यहाँ से चले गए, वरना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अचानक से एमसी के सर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है, जिससे एमसी अपने सर को पकड़कर वहीं पर गिरने लगता है और उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका सर्वेंट उसे पकड़ते हुए कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं, आपको कुछ परेशानी हो रही है, क्या आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी के इस दिमाग में उसकी पुरानी इसी बॉडी यानी कि यहाँ पर जिसमें वो है यंग मास्टर की बॉडी की सारी मेमोरीज उसके सर में आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके सर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा था। इसे सहन करने में भी उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे थोड़ी थोड़ी सारी बातें समझ आ रही थी कि क्या ये हुआ था। हम उसकी कुछ मेमोरीज में देखते हैं कि कैसे जहाँ पर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसमें कोई कह रहा था कि यूं तुम्हें एक शांति से एक नॉर्मल बंदे की तरह रहना चाहिए था, लेकिन तुम अब एक लॉर्ड की पोजीशन के लिए लड़ रहे हो, ये शायद सही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हाफ ब्रदर जो कि एमसी का हाफ ब्रदर था, वो उसे कुछ कह रहा था, जो कि कह रहा था कि अगर आपने उसे मेरे लिए छोड़ दी होती तो शायद मैं आपको नहीं मारता, यानी आप अपने इकलौते छोटे भाई के हाथों से नहीं मारे जाते। और हम देखते हैं कि वो एमसी को एक जहर खिला देता है, जिसकी वजह से एमसी की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसकी कुछ और मेमोरीज दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर वो यंग मास्टर यानी कि उसका हाफ ब्रदर उसे काफ़ी ज़्यादा बुली करता था, उसे काफ़ी ज़्यादा पीटा वीजा करता था और उसी के साथ साथ उसने उसके लवर के साथ भी बहुत कुछ कर दिया था, जिसे सोच सोच कर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता था। और हम देखते हैं कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहा था और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। और एमसी की यानी हयूम की इतनी सारी यादों को देखकर एमसी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है कि उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ है।
और उसे इस पर एक दया आने लगती है कि इस बंदे के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है और शायद अब मुझे ही इसे ठीक करना चाहिए। और रैमसी इसी के साथ अपने होश में आ जाता है और थोड़ी देर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या कर दिया है। वो तभी एकदम से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो बंदा यानी उसका सर्वेंट पूछता है कि आप ठीक है या मास्टर, आपको क्या हुआ है। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि वो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने उसी बंदे से पंगा ले लिया जिसने मुझे पहले भी मारा है, यानी इस बॉडी को पहले भी मारा है। मुझे लगा था कि मैं इस बॉडी में आऊँगा और मेरे इतने बड़े परिवार होने की वजह से शायद मुझे सोने का चम्मच मिलेगा, लेकिन मैंने जागते ही अपने जीवन की सारी कमियों को पूरा कर लिया, यानी कि अब मैं दोबारा से मरने वाला हूँ। मैंने उसी बंदे की पीठ के पीछे मारा जिसने मुझे पहले भी मार दिया है। वो कहता है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, और वो बैठकर वहाँ पे गंदी सी शक्ल बनाकर रोने लगता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। तो गाइज़ आपको ये पता चला होगा कि मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मेरी मूड नहीं था एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मेरे ना ही तो ढंग से व्यू आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि वीडियो अपलोड करूँ कि नहीं, लेकिन शायद मुझे वीडियो अपलोड करनी ही चाहिए। शायद कुछ हो ही जाए और शायद सब्सक्राइबर बढ़ ही जाएँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।